जो B2B बिजनेस में जाना चाहते हैं तो वो ऐसी क्या गलती है जो वो आप उनको मना करेंगे कि ये गलती शुरू में तो बिल्कुल मत करना? आपको कंपनी नहीं बनानी है। सबसे पहले टारगेट आता है कि मुझे पैसा बनाना है, और पैसा बनाने के लिए आप हायर करते हो रॉन्ग पीपल्स को। कि अगर स्मार्ट बच्चे को हायर कर लिया, वो अपने अनुसार मैनिपुलेट करके हमारे लिए सेल्स जनरेट करे जी। तो ये बहुत बड़ी गलती है, धोखे में है। जो अच्छा। कंपनी ये सोचती है कि इस तरह के लोग हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे पहले अपने लिए काम करेंगे। लोग म्यूचुअल फंड्स काफी फेमस और काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP होती है। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये एक मिडिल क्लास ड्रीम है या फिर रियलिटी में एक टाइम बाद में आपको ये कवर करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर बनाएगा। पैसा कमाना एक बात है और वेल्थ क्रिएट करना एक अलग बात है। नौकरी से तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन नौकरी से बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाया जा सकता है। तो मार्केट में एक बहुत फेमस जो कोट चलता है कि बाय द डिप एंड सेल द हाई। मार्केट में पैसे फंसने का दो ही कारण है, जी। पहला लालच और दूसरा क्विक मनी। लोगों को चाहिए कि मैं अमीर बनूं और बहुत ही जल्दी बनूं, तो वहां गलत डिसीजन होते हैं। वेलकम टू माय चैनल मेरुपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत अच्छी प्रोफाइल में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि थैंक्स आप लोगों का, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे लास्ट जितने भी पॉडकास्ट थे वो काफ़ी व्यूज़ मिले, आप लोगों का प्यार मिला, और आगे भी मुझे सब्सक्राइब करते रहो जितने भी नए व्यूवर्स हैं। तो जो प्रोफाइल है मेरे साथ में आज, उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने जो IT कंपनी में काम किया है उसके साथ साथ वो काफ़ी पब्लिक रिलेशंस में भी जुड़े हुए हैं और एक स्टॉक मार्केट और सेल्स के भी बहुत अच्छे से लोगों के सामने अपनी फील्ड को पेश करते हैं। तो एक ऐसे इंसान को आप इमेजिन कीजिए कि सुबह अगर वो उठे तो एक CEO के साथ में उनका जो प्रोफाइल है, CEO के साथ में जो बिजनेस डील्स है उस पर बात करे, दोपहर में निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करे, और शाम को चाय पे दोस्तों के साथ में सामाजिक मुद्दों को बदलने की बात करे। तो मैं वेलकम करूंगा मिस्टर धनंजय जी का। धनंजय जी, वेलकम आपका। थैंक यू मेरे शो में। थैंक यू। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताना शुरू करेंगे? जर्नी जहाँ तक बात है उदित जी, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। ओके। मेरी जन्म बिहार के एक बहुत ही रूरल एरियाज़ में एक छोटे से गांव से हुई है। और क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड एक थे जी। और बिहार से मैं मूव किया अराउंड 4-5 सालों के था उसी समय झारखंड में, और बोकारो एंड रांची में रहना हुआ। मेरी एंटायर शिक्षा झारखंड में हुई और मैं सरकारी स्कूल्स में पढ़ा हूँ जी। बचपन से ही सरकारी स्कूल में, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ शुरू में उतनी अच्छी नहीं थी और नहीं इतनी अवेयरनेस थी कि अच्छे स्कूल्स में या कॉन्वेंट में पढ़नी थी। तो सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन पढ़ने में शुरू से ही अच्छा था। क्लास 1 से लेकर मुझे जहाँ तक याद है हमेशा लाइफ में पोजीशन रखा हूँ क्लास में। बिल्कुल। और फर्स्ट सेकंड में हमेशा रहा हूँ। और इस तरह से जब 8-9 में पहुँचा तो उस समय एजुकेशन प्रति काफ़ी अवेयरनेस हुई। हाँ। और इस अवेयरनेस में बहुत बार होती है कि मैच्योरिटी इंसान को पहले आ जाती है। जब आप तकलीफ़ों में रहते हो, बिल्कुल, जिम्मेदारियों में रहते हो, तो बहुत सारी आपको मैच्योरिटी समय से पहले आ जाती है। हाँ जी। तो मेरे में एक ये रहा कि अगर ज़िंदगी में अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में जाना होगा। तो हमारे राज्य में उस समय 2 अच्छे कॉलेजेस थे जिसके बारे में बोला जाता था कि अगर वहाँ एडमिशन आपकी हो गई तो आपकी ज़िंदगी बन गई। अच्छा। साइंस स्ट्रीम में दोनों काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस थे। पटना साइंस कॉलेज आज भी बहुत विख्यात कॉलेज है। अच्छा। और हजारों वहाँ से बच्चे IITs और इंजीनियरिंग में जाते हैं। और रांची की सेंट जेवियर्स कॉलेज। ओके। तो सारा मेरा ध्यान था कि बोर्ड में इतनी अच्छी मार्क्स आए ताकि मेरा एडमिशन इन दोनों कॉलेजेस में हो जाए जी। और बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन पास की, अच्छे मार्क्स आए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 4था या 5वां पोजीशन था मेरा। और एक आशा थी कि शायद इन दोनों कॉलेजेस में हो जाए, लेकिन 1 या 2% के डिफरेंस से अच्छा 11th-12th में एडमिशन नहीं हो पाई।
फिर 12 मैंने सरकारी स्कूल से ही की, जिला स्कूल 10+2 रांची से। वहाँ से पीसीएम में 10+2 करने के बाद रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे लिए फिर से, क्योंकि टारगेट फिक्स था ओके, कि बिल्कुल, यहाँ good। जाने हैं, या तो साइंस कॉलेज में जानी है या सेंट जेवियर्स में जानी है। जी। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एक वोकेशनल स्टडी स्टार्ट हुई थी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, ओके, यूजीसी द्वारा। और मैं यूजीसी का पहला बैच था पूरे इंडिया में। ओके, और सेंट जेवियर्स कॉलेज पूरे राज्य की एक लौती ऐसी कॉलेज थी जिसको कि ASPSM, दैट इज एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, एलोकेट हुई थी। ओके, तो 50 सीट्स थे वहाँ। अपनी एंट्रेंस टेस्ट होती है सेंट जेवियर्स कॉलेज के, तो उस टेस्ट में मैं क्वालिफाई किया और अंततः एडमिशन वहाँ हुई। तो इस तरह से वहाँ से 3 साल सेल्स मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस ओके, पढ़ने के बाद मैं दिल्ली NCR में अपने नोएडा की ओर मूव किया, क्योंकि हाँ जी। 2001-2003 में मैं पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज़ MBA करने के लिए ओके। नोएडा पहुंचा। और इस तरह से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं कॉरपोरेट में की दुनिया में आया। 2003 में मैं महिंद्रा रिजॉर्ट्स में मैंने अपनी पहली जर्नी शुरू की। फिर मल्टीपल 4-5 कंपनियों में लगभग 20 सालों तक सेल्स प्रोफाइल के लिए सेल्स आप। प्रोफाइल में, क्योंकि जी। मेरी ये नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट में ये मेरी चूज फील्ड जो थी मेरे सेल्फ चूज की हुई थी। ओके, जब मैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट कर रहा था तो डिसाइडेड था कि ये फील्ड में मुझे काम करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह से कॉरपोरेट में लगभग 20 सालों काम किया। जी, और एजुकेशन कंटिन्यूअस मेरी चलती रही, क्योंकि बताया कि पढ़ने का शौक रहा है। हाँ, तो मीन्स कॉरपोरेट में काम करते हुए लगभग 70-75 मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं। ओह दैट्स नाइस। इन 75 से ज़्यादा जो सर्टिफिकेशन है मल्टीपल फील्ड्स के हैं, ताकि उसकी नॉलेज हो। बिल्कुल, जैसे कुछ पॉपुलर IIMs के बहुत सारे सर्टिफिकेशन की है, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट में भी हाँ, IIMs, बिल्कुल, बेंगलोर जी। की मैंने सर्टिफिकेशन की है। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में IIT दिल्ली से की। ओके, और कुछ सामाजिक कार्यों के काम में इन्वॉल्व होने के कारण देखा कि अगर आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है जी, तो आपको प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट से डील करने हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से डील करने हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं LLB करूंगा। ओके, और LLB पार्ट टाइम होती नहीं है। बिल्कुल, वो नहीं होती सर। LLB आपको हमेशा फुल टाइम कोर्सेज हैं। तो 3 इयर्स मैंने फिर से LLB की 2016-19। जी, और 19 में मैं फिर से एक ग्रेजुएट बना आपका लॉ में। ओके, तो इस तरह से मेरी कंटिन्यूअस ये इनिशियल लाइफ प्लस एजुकेशन की रही है। आपने बताया जैसे आपने सर्टिफिकेशंस कोर्सेज काफ़ी किए हैं, जी। तो आपने पढ़ा बहुत है, उसके साथ आपने लिखा भी बहुत है। तो आपके जो पब्लिशिंग है, आपने शायद बुक्स लिखी है, उनके बारे में बताएंगे व्यूवर्स को? देखिए, जब मैं सेल्स मैनेजमेंट कर रहा था सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, तो उस समय हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, कोर्स कोऑर्डिनेटर, वो बेल्जियम के थे, फादर डिब्रावर। ओके, अच्छा, और प्रिंसिपल थे फादर गिलबर्ट डिसूजा। ओके, तो इन दोनों लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी सेल्स मैनेजमेंट पर, जो वर्ल्ड क्लास बुक्स हो सकती है, वो सारे आपका कॉलेज में अवेलेबल थे। जी, तो मैं ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में भी बीतता था। 7-8 घंटे में लाइब्रेरी में वहाँ, क्योंकि स्टडी रूम हुआ करती है और बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का, कि आप स्टडी रूम में बैठे हैं, अपनी बुक्स को इशूज़ कराएं और पढ़ते रहें। बिल्कुल, तो मैं वहाँ जब पढ़ता था तो बुक्स में देखता था कि सेल्स के कॉन्सेप्ट तो सभी बुक्स में है, जी, सेल्स के कंटेंट तो सभी में है, बिल्कुल, लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं है। लाइक इंडियन एग्जाम्पल्स तो हैं ही नहीं। अगर है भी तो इंटरनेशनल मार्केट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि इंडिया के लिए उस समय 2000 के आसपास में जी, वो ना अवेयरनेस थी ना ये थी। तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर को बोला करता था कि फादर, इंडियन एग्जाम्पल्स तो हैं ही नहीं। बिल्कुल, तो उन्होंने एक बार बोला था कि स्टडी हार्ड, लर्न अबाउट सेल्स, गो इनटू कॉर्पोरेट, डू ऑल द एक्सपेरिमेंट व्हाट एवर यू वांट, और सीखने के बाद एक बुक जरूर लिखना जिसमें इंडियन एग्जाम्पल्स हो। तो वो बातें बहुत याद रही। और फादर आज नहीं रहे, ही हैज एक्सपायर्ड अराउंड 7-8 years बैक।
लेकिन उनकी बातें याद थी, तो उस पर मैंने एक डीएनए ऑफ सेल्स बुक लिखी है, ओके। अराउंड 450 पेज की। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, बिल्कुल। और सेल्स की सारी बारीकियां और सेल्स की जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल। एक स्टूडेंट को, एक स्टार्टअप को, एक लर्नर को, वो सारा कुछ मैंने उसमें इंक्लूड किया है, along with hundreds ऑफ एग्जाम्पल्स। जो इंडियन अच्छा। कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज के नेम के साथ किस कॉन्सेप्ट में कैसे काम करती है, वो सारा एग्जाम्पल्स में उसमें मैंने डाले हैं। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि जो डीएनए ऑफ सेल्स बुक की बात कर रहे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी जा करके उनको पढ़ सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल बुक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि सेल्स के बारे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है या जो स्टार्टअप फाउंडर्स है जो B2B बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो वो ऐसी क्या गलती है जो वो आप उनको मना करेंगे कि ये गलती शुरू में तो बिल्कुल मत करना? देखिए, मैक्सिमम जो स्टार्टअप हों या सेल्स प्रोफेशनल में आना चाहते हैं, हाँ। उनसे गलतियां होती हैं, बिल्कुल। और गलतियां हर एक फील्ड में होती है, ना कि केवल सेल्स में। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां गलतियां होती हैं। बिल्कुल। लेकिन गलतियों से कितनी क्विकली आप लर्न करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गलतियां करें, मैं नहीं बोलता कि गलती ना करें, हाँ। गलती करें, 2 बार करें, लेकिन अगर 3बारा गलती होती है तो रियल में आप गलत कर रहे हैं। 2 बार गलत कर रहे हैं तो यू आर लर्निंग, लेकिन वही रिपीटेड अगर गलती हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, तो उसको मॉडिफाई करने की, रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जहां तक जो B2B या B2C में काम करना चाहते हैं और सेल्स रिलेटेड हैं, तो मैं बोलूँगा कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, बिल्कुल। कंपनीज करती हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स करते हैं। दैट इज 1, चीटिंग। ओके। और सेल्स इसलिए बदनाम है कि यार सेल्स वाला है तो जरूर कुछ ना कुछ हेरा फेरी करता होगा। बिल्कुल। हाँ। और दूसरा, क्विक मनी। ओके। कि आपने कंपनी स्टार्ट की, आपका टारगेट है कि जितनी जल्दी हो सके उतना पैसा बनाना है। जी। आपको कंपनी नहीं बनानी है, सबसे पहले टारगेट आता है कि मुझे पैसा बनाना है, और पैसा बनाने के लिए आप हायर करते हो रॉन्ग पीपल्स को। ठीक है। रॉन्ग सेट ऑफ पीपल मीन्स, वो ये नहीं है कि वो गलत हैं, बिल्कुल। लेकिन सेल्स प्रोफेशन में जो स्मार्ट गाइज बोले जाते हैं कि अगर स्मार्ट बच्चे को हायर कर लिया, जी। वो थोड़ा चालाक हो, हाँ। और अपने अनुसार मैनिपुलेट करके हमारे लिए सेल्स जनरेट करे, जी। तो ये बहुत बड़ी गलती है, धोखे में है। जो अच्छा। कंपनी ये सोचती है कि इस तरह के लोग हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे पहले अपने लिए काम करेंगे। जी। जो इस माइंडसेट का सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, वो आपके साथ भी सबसे पहले ये करेगा। कस्टमर के साथ तो करेगा ही, लेकिन हाँ। आपके साथ मीन्स आपकी कंपनी के साथ करेगा। ओके। जो मैनिपुलेट आप मार्केट के लिए करा रहे हैं, वो आपसे भी करेगा, जी। और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है। तो ये एक मिस्टेक है। दूसरी है, क्विक मनी के लिए ना भागें, आप कस्टमर बनाएं। ओके। आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऐसे रखें जी। ताकि आपके पास कस्टमर मिलना शुरू हो, और फर्स्ट 100 कस्टमर अगर आपने बना लिया और 100 आपके साथ सक्सेसफुल कस्टमर्स हैं, तो लाइफ में आपको दोबारा किसी और बिजनेस की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज डीएनए ऑफ सेल्स। योर एवरी सर्टिस्फाइड कस्टमर विल गिव यू मिनिमम 10 कस्टमर्स। राइट। आपको एडिशनल कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं करनी है, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, चालाक लोगों को हायर नहीं करने हैं। हाँ। आपको हायर करने हैं जो डेडिकेटेड हो, जो रियल में सेल्स को समझे, रियल में मार्केट में जाए, रियल में काम करे। तो ये 2 गलतियां अगर कॉर्पोरेट्स या जो लोग स्टार्टअप हैं या जो सीखना चाहते हैं, जी। उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मल्टीपल मिस्टेक्स होते हैं, होते रहेंगे, और वो प्रोसेस की पार्ट है, लाइफ की पार्ट है, उस गलतियों को सुधारते रहें। बिल्कुल। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि आजकल के टाइम पे जो एक कल्चर बन गया है, स्टार्टअप कल्चर बन गया है, उसमें आपने इस पॉइंट को उठाया है कि लोग जल्दी चाहते हैं कि उनका रिटर्न जल्दी या फिर उनसे सेल्स जल्दी हो, करेक्ट। रेवेन्यू जल्दी है उनकी कंपनी में। करेक्ट। उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या ये कारण हो सकता है कि उनकी फंडिंग कुछ प्रमोटर्स और जो कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे प्रेशर होता है कि आप हमको रिटर्न जल्दी दीजिए, इस वजह से वो ये कदम उठाते हैं कि हमें भी मार्केट से रेवेन्यू जल्दी मिलना चाहिए? नहीं, दोनों तरह के हैं, ये भी एक कारण तो है ही। हाँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मेरी स्टेक लगी हुई है, तो मैं तो ऑब्वियस चाहूंगा कि मेरी रिटर्न अच्छे बने, और मैं उसको रिव्यू करूंगा, क्वार्टरली रिव्यू करूंगा, ईयरली रिव्यू करूंगा कि मेरी रिटर्न बन रही है या नहीं।
और ऑर्गेनाइजेशन के रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी सेल्स के नंबर से हो जाते हैं। नंबर से, बिल्कुल। अगर सेल्स नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, जी। एचआर अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, आपका टेक अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन सेल्स नहीं है, जी, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। योर ग्रोथ स्टार्ट विथ सेल्स। बिल्कुल। तो सेल्स इंजन अगर आपकी सही है और सही प्रोसेसेस हैं, तो जो पीयर प्रेशर्स हैं या एंजल इन्वेस्टर हैं या वीसी फंडिंग जो प्रेशर्स हैं, वो मायने नहीं रखती, क्योंकि आप प्रोसेस में अगर सही हैं, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप की वैल्यूज, पर्पस और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, अगर आप सही हैं, तो हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आप लैग करें, लेकिन आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी ही करेगी। और खासकर इंडियन मार्केट में, जहां पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, बिल्कुल, बहुत ट्रम्प साहब जो अभी टैरिफ में है, क्यों? क्योंकि उनको इंडियन मार्केट चाहिए। राइट। उनको यूएस मार्केट एक मैच्योरिटी पर है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, कहां से आप लाएंगे? तो इस मार्केट में अगर आपने सही ढंग से अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना शुरू किया, तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छी आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप ट्रम्प के जो टैरिफ है उनके बारे में समझेंगे व्यूवर्स को, कि क्यों वो इतना इम्पोज करना चाह रहा है, क्यों जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि वो हमारी इंडिया की मार्केट पे पूरी दुनिया की नजर है? देखिए, इसका तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूं और इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी जहां तक समझ है, मैं ये बोलूंगा कि मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ। 140 करोड़ की पॉपुलेशन, राइट, और बहुत बड़ी मार्केट, एक ग्रोइंग मार्केट। ग्रोइंग के साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं, राइट, वो सबसे ज्यादा हैं। यूथ पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में। तो इस ऐसी मार्केट की अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। हाँ। सेकेंडली है, बहुत सारे फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, प्लस एक हो सकता है कि इंडिया इस लेवल से कैसे ग्रो कर रहा है जी, तो उसको भी बैक करना है, उसको भी रोकना है, या हमसे आगे कोई ना निकल जाए, जैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है। हाँ, राइट, आप देखेंगे हर एक कंपनी में होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी होगी। तो आपने अपने जितने भी चैनल पार्टनर्स के साथ में काम किया है, आपकी जर्नी जितनी भी बहुत अच्छी रही है सेल्स के साथ में, तो उसमें हम ये पूछना चाहेंगे कि आपसे कि ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाया है? सेल्स पार्टनर की, देखिए, सेल्स पार्टनर आपसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल तभी बनाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर सेल्स की डीएनए यही है। हाँ। क्या है कि आप सेल्स ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर क्लोजिंग द सेल्स। मैं ये नहीं बोलता कि सेल्स है क्या, तो मीन्स एक किसी भी अनजान व्यक्ति को ढूंढना, फिर उसको प्रोस्पेक्ट बनाना, फिर उसको एंगेज करना, एंगेजमेंट के बाद उसके साथ निगोशिएशन एंड क्लोजर, ये सेल्स एक प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल सेल्स स्टार्ट होती है जब आपका सेल्स क्लोज हो जाता है। एक कस्टमर आप बन जाता है, उसके बाद सेल्स हो स्टार्ट होती है। तो पार्टनर भी सेम है। पार्टनर, मैक्सिमम कंपनीज जो है, एक पार्टनर नेटवर्क में क्या करती है कि पार्टनर बनाया, साइन अप किया, और उसके साथ डील करना शुरू किया कि लेट्स स्टार्ट अ डील। तो डील क्या है कि मैं आपको इतना स्टॉक दे दूंगा, आप इससे इतना कमा लोगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट बनाया पार्टनर्स के साथ काम करते हुए, तो पार्टनर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने बताया कि कोई ऐसा इंसिडेंट, तो दिल्ली में ही, मैं नोएडा में ही एक मैं पार्टनर आपको बताऊंगा जो कि ईस्ट दिल्ली में थे, और ड्यूरिंग 2007-8 अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल्स कंडीशंस थोड़ी अच्छी नहीं थी। ओके। और मेरे जो बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक टास्क दिया जी, और उन्होंने बताया कि धनंजय, ये बातें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जानी चाहिए, बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही लिमिटेड लोगों को ये बात पता है, और हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। एमडी का बहुत ही क्लियर और इंटीग्रिटी के साथ एक ये स्टेटमेंट थे कि एम्प्लॉइज फर्स्ट। तो एम्प्लॉय को सैलरी 1 तारीख को मिल जानी है, मीन्स एक दिन भी डिले नहीं होनी है। राइट। लेकिन फाइनेंशियल्स कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ कंस्ट्रेंट हैं। ओके। तो इस परिस्थिति में वो टास्क नॉर्थ में मुझे दी गई। ओके। और नॉर्थ इंडिया में और भी नया एम्प्लॉय था, ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ था। मैं चैनल तो देख रहा था, लेकिन जस्ट 3 इयर्स हुए थे उस कंपनी में। तो एक ऐसे पार्टनर, सारे पार्टनर को अप्रोच किया कि कुछ एडवांस पैसे मिल जाए, तो मिलते भी थे, लेकिन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। बिल्कुल। और रेगुलर अगर एडवांस लेते हो तो पार्टनर भी बोलता है कि भाई कुछ तो इश्यूज हैं, बताओ। या किसी अपने सीनियर से बात कराओ। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि कुछ
एग्जिस्टिंग चैनल पार्टनर से ऐसे पार्टनर सेलेक्ट किए जाएं जो कि हमें एक अच्छा खासा अमाउंट दें और हम उन्हें इंश्योर करें कि जो हम उन्हें प्रोडक्ट देंगे हम खुद उन्हें सेल करने में हेल्प करेंगे। जी। तो एक हार्डवेयर पार्टनर जिसने कभी सॉफ्टवेयर नहीं सेल की थी, ओके। एक लाइसेंस भी नहीं सेल की थी, उस पार्टनर से मिला। उस एरिया के पैसे वाले पार्टनर्स थे, उनके साथ पहले से ही रिलेशंस थे, जानते थे जी। और अल्टीमेटली वो मैंने क्रैक किए। सोचिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए जो प्रोडक्ट उन्होंने कभी नहीं बेची थी, उस प्रोडक्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, एडवांस मनी दी। अच्छा। और 5000 प्लस लाइसेंसेस हमने उनके, सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हमने उनके गोडाउन भिजवा दिए, क्योंकि उस समय बॉक्स आते हाँ, थे, बिल्कुल। सॉफ्ट लाइसेंस का ज़माना था नहीं। तो उस बॉक्स को सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे बॉस जो थे उन्होंने दी कि आपको एक ही टास्क है, जी। रेस्ट अदर सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आपने एक ट्रस्ट पर पैसा लिया है, तो इस स्टॉक को अब लिक्विडेट करानी है, एंड यूजर में बेचनी है, ताकि पार्टनर अच्छा अर्न करे। बिल्कुल और राइट। पार्टनर एक बार अर्न करेगा, हाँ, वो और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जिस पार्टनर ने एक भी लाइसेंस कभी नहीं बेची थी, जी। आज वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग पार्टनर। दैट्स नाइस। अच्छा। आप नोएडा में ही जाकर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ऑफिस, ईस्ट दिल्ली से मूव करके आप कॉर्पोरेट जैसा कल्चर, नाइस। लगभग 70 प्लस स्टाफ, उसी कंपनी के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए काम कर। वो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो। तो एक ऐसा होता है। इसी तरह गाजियाबाद में एक पार्टनर बनाए। जी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप किसी कंपनी, डिपेंड करती है कंपनी पर भी, कंपनी का अगर एथिक्स सॉलिड हो, राइट। कंपनी का सपोर्ट बहुत अच्छा हो, राइट। तो आप उसी अनुसार फॉलो करते हैं और आपकी ग्रोथ अकॉर्डिंगली होती है, चाहे पार्टनर हो या एम्प्लॉय। अगर आपको एक दिन के लिए आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो ऐसा कौन सा रूल है जो आप सबसे पहले बदलेंगे? आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बहुत सारे टास्क हैं, और मैं समझता हूं कि प्रेजेंट आईटी मिनिस्टर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल जी। लेकिन अगर मैं बनता हूं तो मैं एआई पर और डेटा एनालिटिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। ओके। मेरा मानना है कि जो कमिंग ये 3-4 सालों में है, एआई का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो रही है। जी। लेकिन इंडिया अभी 2-3 सालों में एआई में उतनी ज़्यादा अभी अचीवमेंट नहीं की है, तो हमें ज़्यादा फोकस करना होगा एआई पर, क्योंकि अपना एआई कोई प्लेटफॉर्म हो और जो यूथ अपने पास जो एसेट्स हैं जी। उनमें एआई को एडॉप्शन बहुत फास्ट हो। बिल्कुल। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी कल एडॉप्ट होगी, जी। अगर आप आज कर लेते हैं और आपके यूथ उसको यूटिलाइज करके मल्टीपल चीज़ों में काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। सिमिलर डेटा एनालिटिक्स आपको कॉर्पोरेट कल्चर, एसएमईज, इवन हर फॉर जगह, पर्सनल वेल्थ क्रिएशन, राइट। बहुत यू हैव टू लर्न दैट। Yes, अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए पैसा कमाना या पैसा बनाना ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को स्किल्स से हो जाते हैं। बिल्कुल। आप में बहुत अच्छी स्किल्स है, आप आईटी कंपनीज में हो, तो आप पैसे बना लोगे, बना सकते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है, राइट। अगर आपके पास फ्यूचर एस्पेक्ट्स में थिंकिंग नहीं है, तो पैसा ज्यादा दिन नहीं रहता, फिर नहीं रहता, मुश्किल होती है। प्लानिंग नहीं रहती है आगे कैसे उसको करेक्ट मैनेज करना है। करेक्ट। तो प्लानिंग बहुत तो जरूरी मुझे चीज़ लग है। रहा है कि एआई और डेटा एनालिटिक्स पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, और अक्सर मार्केट में, अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट में एक बहुत फेमस जो कोट चलता है कि बाय द डिप एंड सेल द हाई। बाय द डिप एंड सेल द हाई। हाँ, तो इसमें भी इसके बाद में भी ये लोग ऐसे फंस जाते हैं। जार्गन्स बहुत हैं मार्केट में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि किसने डिप पकड़ा है। राइट। तो वो कहाँ ऐसी चीज होती है जो इन्वेस्टर्स फिर भी फंस जाते हैं? फंसने का 2 ही 3 मार्केट बहुत रिवार्डिंग है, और अगर आप मार्केट में रहते हैं और डिसिप्लिन में वे में रहते हैं, तो मार्केट से ज़्यादा रिवार्डिंग कोई और बिजनेस नहीं है। ओके। मैं आपको बताऊं, मार्केट में पैसे फंसने का 2 ही कारण है। जी। पहला लालच, हाँ, और दूसरा क्विक मनी। बिल्कुल सही बात है जी। लोगों को चाहिए कि मैं अमीर बनूं और बहुत ही जल्दी बनूं, ओके। तो वहाँ गलत डिसीजन होते हैं। अच्छा उदित जी, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दूंगा। बिल्कुल। आपको दिल्ली टू मुंबई जानी है, हाँ जी। तो आप ट्रेन पकड़ने कहाँ जाते हो? रेलवे स्टेशन। राइट। उसी तरह मार्केट है। मार्केट में फ्लक्चुएशन अप डाउन होती रहेगी, जी। लेकिन वो आपको स्टेशन
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चढ़ना और उतरना यही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिविजुअल क्या गलती करते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, ओके। कि कहीं भी चढ़ जानी है, कहीं भी उतर जानी है। हाँ तो राइट। चलती ट्रेन में अगर आप चढ़ गए कि वो डाउन जा रही है और आपने सोचा कि यार ये इसकी डीप हो गई, जी। तो आप चलती ट्रेन में जब चढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होगी। ओके। ये राजधानी जैसी फॉल होती है। जी और बिल्कुल। जब स्पीड से हो रही है तो मालूम चला आपका मनी जो है 30-40-50% तक स्वेप आउट हो गए। ओके, तो ये और- क्या रीजन है कि आजकल की जनरेशन पेशेंस नहीं रखती है? नहीं, पेशेंस लर्निंग की, यहाँ जैसे Learning की, आप अच्छा। देखें एक इंजीनियरिंग करने में 4-5 साल लगते हैं। हाँ उसके बिल्कुल। बाद उस स्किल को अडॉप्ट करने में इनिशियल 3 से 4 साल कॉर्पोरेट में काम करने पड़ते हैं, तब जाकर आप एक स्किल को डेवलप कर पाते हो। राइट लेकिन स्टॉक मार्केट में खासकर क्या है, लोगों में क्या है कि 2-4 कैंडलस्टिक पढ़ ली, राइट। 1-2 बुक्स पढ़ लिए, बिल्कुल। उन्हें लगा कि यार अब तो हमें सब कुछ आ गया है। हाँ तो आपको 4-5 साल यहाँ भी देने पड़ेंगे। देने पड़ेगी। अगर आप इस मार्केट में 5 साल देने को तैयार हो और एक डिसिप्लिन वे में काम करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे अगर मैं कहता हूँ कि इसी फील्ड में लोग म्यूचुअल फंड्स काफ़ी फेमस और काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी होती है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये एक मिडिल क्लास ड्रीम है या फिर रियलिटी में एक टाइम बाद में आपको ये कवर करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर बनाएगा? देखिए, मैं बोलूँगा कि जो भी व्यूअर्स या जो भी लोग इस मार्केट में आना चाहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, ओके। फाइनेंशियल मार्केट में केवल स्टॉक और म्यूचुअल फंड नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ें काफ़ी हैं। सारी चीज़ें, राइट। लेकिन जो भी इस मार्केट में आकर और रियल में पैसा या मनी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। ओके। और म्यूचुअल फंड वन ऑफ द टूल है, ये कोई जार्गन नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते। म्यूचुअल फंड में अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में हो और अच्छे से काम करते हो, आपकी स्टडी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही रिवार्डिंग है। ओके। और उसका एग्जाम्पल, मल्टीपल एग्जाम्पल है, वन ऑफ देम मैं खुद हूँ। अच्छा। और लेकिन इस मार्केट में इंटर करने के पहले मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स किया, NISM के सर्टिफिकेशन की। आज मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। ओके। तो लोगों को एडवाइस भी करता हूँ, लोगों को हेल्प भी करता हूँ म्यूचुअल फंड परचेज और रखने में। तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी रिवार्डिंग है। और अगर आप एक लंबे पीरियड तक इस मार्केट में या फंड में बने रहते हैं, तो मल्टीफोल्ड आपकी वेल्थ हो सकती है। देखिए, पैसा कमाना एक बात है और वेल्थ क्रिएट करना एक अलग बात है। बहुत बढ़िया बात बताई है, तो आप बताइए इसको। पैसा बनाना और वेल्थ बनाना दोनों में Right. काफी डिफरेंस है। बहुत बड़ा है। पैसा तो सुशील कुमार ने भी बनाए थे, KBC आपको याद होगा, जिसने अमिताभ बच्चन की सेट पर 5 करोड़ जीता था और पानी के गिलास डाल ली थी। हाँ राइट। वो जो बिहार के सुशील कुमार जी थे, मोतिहारी के, 5 करोड़ तो उन्होंने बना ली। हाँ। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल टीचर बने हुए हैं, 5 करोड़ स्वेप आउट हो गए। हाँ सुना है, बिल्कुल जी। आप न्यूज में भी उनके बारे में देखे होंगे। तो पैसे आना और उस पैसे से वेल्थ क्रिएट करना, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। राइट। और वो आपको सीखना पड़ेगा जी। और सीखने के लिए मैं फिर बोलूंगा कि या तो प्रोफेशनली आप किसी की हेल्प लें जो इस काम को कर रहा है, जी। जो प्रोफेशनल्स हो, जिनको इसकी आइडिया हो, हाँ। या आप उस चीज को 3-4 साल देकर लर्न करें। बिल्कुल। लर्न करके स्लोली आप वहां तक, हर कोई पहुंच सकता है, मैं पहुंच सकता जी। हूं, तो कोई भी पहुंच सकता है। तो वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है और मल्टीफोल्ड क्रिएट किया सकता है। म्यूचुअल फंड फर्स्ट टूल है जिसके थ्रू आपको स्टार्ट करनी चाहिए। मैं सबको बोलूंगा कि जो भी मार्केट में आना चाहता है, जी, तो स्टार्ट करें म्यूचुअल फंड से ही। ओके। और SIP एक बहुत ही अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। उसमें होती क्या है कि आपके पास जो पैसे आते हैं, एक डेट को या एक मंथ की डेट को आप फिक्स करते हैं और एवरी मंथ सेम क्वांटिटी इन्वेस्ट होते जाती है। तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, अप डाउन होती है, तो कभी आपका NAV ज़्यादा में मिलेगा, कभी कम में मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगी कि एक एवरेज होकर आपको बहुत ही अच्छा रिवार्डिंग एवरेज मिल जाती है। लेकिन जैसा MP जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, सेबी की एक बॉडी, तो MP की डेटा बताती है कि इस मार्केट में जो भी SIP लोग करते हैं जी, तो 2 साल में ही 50% छोड़ देते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट बताती है? ये MP की डेटा है। ओके। और इस जैसे मैंने एक फंड में SIP शुरू की, 2 साल कोई रिटर्न नहीं है, मैं बोलूंगा यार इससे अच्छा तो FD है, 7% तो मिल रही है, तो छोड़ो। हाँ।
लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर मैं इसमें बना रहा हूं तो हो सकता है कि 3-4 साल बाद तक कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मल्टीफोल्ड हो जाए। तो एक गलती लोगों की यह है कि वो इनिशियल तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अच्छी रिटर्न उस एक्सपेक्टेशन की नहीं आई तो वो वहां से भी ड्रॉ कर जाते हैं। तो उसकी गलती एक तो उनकी एक खुद की भी है, फंड सिलेक्शन कैसा है, Selection, किससे right. फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, खुद किया है या किसी के रिकमेंडेशन से की है। टिप्स बहुत मार्केट में घूमते ये हैं, तो काफी बहुत ज्यादा हो चुका है, हम भी देखते हैं जी। तो आप या तो आप खुद उस योग्य हाँ। बने, या आप जब तक आपकी उस लेवल की लर्निंग नहीं हो तो एक प्रोफेशनल सर्विसेज लें, ताकि आप Okay. आपका सही जगह पर पैसा लगे। Right. तो सही जगह पर लगेगा तो फंड मल्टीफोल्ड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। मैं बोलूंगा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। जी। एक दिल्ली के ही हैं, अभी मुंबई में रह रहे हैं। ओके। वो जॉब करते थे हमारे और आपके जैसे। अच्छा। जॉब करते करते यूटीआई फंड मैनेजमेंट में वो जॉब करते थे, और 2010 में उनकी पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं थी, जीरो थी। अच्छा। आज से 15 साल पहले। ओके। 10 में उन्होंने जॉब छोड़ी, क्योंकि जॉब में पैसे ही बचते बिल्कुल, नहीं है भाई। वो जी। जॉब तो है अपना घर चलाने का। हाँ। तो उन्होंने अपना खुद का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और ये शुरू किया, और आज आप उनकी पोर्टफोलियो जानेंगे कितनी है? 60 करोड़। 2010 से अभी 60? 2010 to 16 उनकी रिटर्न नियर अबाउट निगेटिव थी। बिल्कुल नील टू नेक्स्ट, राइट। आप सर्च करेंगे तो गूगल में मिल जाएगी। अच्छा। तो और रियल स्टोरी है, ये नहीं कि कोई हवा में बिल्कुल, बातें हैं, right. रियल स्टोरी है। मैं मिला हूं उनसे ओके। पर्सनली, दिल्ली में मिला हूं। ओके। हमारे नोएडा में ही एक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जी। जो कि 10 करोड़ 15 करोड़ की पोर्टफोलियो पर बैठे हैं और सारी जॉब करते थे। अच्छा। तो पॉसिबल है, लेकिन आपको डिसिप्लिन चाहिए। इमीडिएट पैसे नहीं बनते हैं। बिल्कुल। इमीडिएट एक झटके में बन सकती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की जो बात है वो उसके नहीं लिए हो आपको सकती, डिसिप्लिन बिल्कुल। चाहिए, उसमें बने रहना पड़ेगा। सही फंड सिलेक्शन होनी चाहिए। हाँ। सही फंड हो और ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो डेफिनेटली बनते हैं। ये तो हमने देखा है, ओवरनाइट सक्सेस इजीली नहीं, बहुत मुश्किल है, मिलती नहीं है। मिलती है possible, तो हाँ। फिर उसी अनुसार सुशील कुमार जी जैसा 5 करोड़ मिल गए, उसके बाद फिर वो Right. 5 करोड़ चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना पड़ता है और एक प्लानिंग चाहिए प्रॉपर। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हर एक जो एक कॉमन मैन है ना, वो एक इस ट्रैप में फंस चुका है नौकरी के। वहाँ से निकलने का अगर वो सोचता भी है, फिर भी नहीं निकल पाते, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी होती है कि उसके पास में बैकअप और बफर फाइनेंशियली भी नहीं होता है, इमोशनली भी नहीं होता है, मॉरली भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो फंस चुका है। कुछ लोग निकल आते हैं, जिसमें से बहुत कम परसेंटेज में मानता हूँ कि उन्होंने अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर दी सीआर्स में। बट उसमें हर एक इंसान के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकता है? उदित भाई, दो तरह के एक समस्या है अपने समाज में आज के डेट में, अगर मैं देखूं। एक तो यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। सेकंड है एजुकेशन लेवल अच्छी हुई है तो एजुकेटेड यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओके। तो एजुकेटेड यूथ पॉपुलेशन की दो इश्यूज हैं कि वो काम एक लेवल के बाद करना नहीं चाहते। जी। कि मैं इंजीनियर हूँ यार, 10,000 की नौकरी तो नहीं करूँगा, हाँ। करूँगा तो यही करूँगा। बिल्कुल। तो आप काम नहीं कर पाते हैं। हाँ। सेकंड है, जो नौकरी नहीं है तो वो नौकरी के लिए परेशान है। जी। दूसरा एक कम्युनिटी है जो कॉर्पोरेट में जाते हैं और काम करने लगते हैं तो नौकरी से परेशान है। बिल्कुल तो सही। अगर पूरी पॉपुलेशन जी। को देखें तो 60% लोग हैं हाँ। जो जॉब के लिए परेशान है, जॉब नहीं मिल रही है, जी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो सारी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इश्यूज बनाती हैं इलेक्शन के टाइम में देखेंगे तो। जी। लेकिन जो कॉर्पोरेट में ऑलरेडी हैं, जो काम कर रहे हैं, जी। वो परेशान है कि यार नौकरी से आज़ादी कैसे। हाँ। तो नौकरी से आज़ादी पॉसिबल है, अच्छा। बिल्कुल पॉसिबल है। वो कब होगी? जब वही बताया कि आपको नौकरी से तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन नौकरी से बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाया जा सकता है। अच्छा। बिल्कुल। जी। और उस वेल्थ से आप फिर नौकरी से आज़ादी मिल सकती है। लाइक अ पैसिव इनकम एक इंसान को जरूर रखनी चाहिए। देखिए, एक्टिव इनकम हो गई नौकरी की। राइट। पैसिव इनकम जिस दिन आपके अर्निंग से जी। या अर्निंग के बराबर हो गई तो उस दिन आप फिर नौकरी से आज़ाद हैं। फिर जब चाहे तब आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नौकरी में क्या होती है कि आप अपने स्किल्स को सेल करते हैं हाँ। राइट। और टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। जिसके कारण आपको पैसा मिलता है। जी।
लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टेड हैं या मार्केट में काम करते हैं या पैसिव इनकम के लिए आपने और भी बहुत सारे सोर्सेस बना रखे हैं, तो वो आपके लिए पैसा काम करती है। व्हेन मनी बिकम योर एम्प्लॉय, ओके, राइट, ध्यान दीजिएगा, जब पैसा आपका एम्प्लॉय की तरह काम करता है जी, तो आप फ्री हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात, तो अपने पैसे को एम्प्लॉय बनाएं। राइट, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लान्ड वे में लोग काम नहीं करते। बिल्कुल, इसको बताएंगे जरा थोड़ा? आप अगर देखें तो मैं खुद अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दूं बिल्कुल, तो जी। मैं तो खाली हाथ आया था यार दिल्ली एनसीआर, ओके, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं तो एजुकेशन के लिए आया था और एक Right. सूटकेस बस वही लेकर यहाँ पहुंचा था। हाँ, बिल्कुल, जी, लेकिन प्लान्ड वे में मैंने काम किया, हाँ। और प्लान्ड वे में काम करने का नतीजा ये हुआ कि मैंने एक, जो कि शायद मेरे अनुसार एक फंड मैनेजर बनने के बाद या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद मैं एनालाइज अब कर सकता हूं कि मैंने 2012-13 में एक अपार्टमेंट परचेज की थी। शायद रॉन्ग डिसीजन थी, अगर आज के डेट में मुझे रहता तो मैं शायद नहीं परचेज करता। ये सर थोड़ा बताएंगे आप खुल के ये सारी चीजें? अब देखें, अगर उस समय की मैं बताऊं तो 60 लाख की वो इन्वेस्टमेंट थी। ओके, ठीक है, वो अपार्टमेंट की, जी, जो कि आज नियर अबाउट 1.2 1.3 ठीक या है, हार्डली बिल्कुल, जी, 1.4 सीआर की होगी, यानी कि Right. डबल हो गई, डबल, डबल मानकर चले। जी, लेकिन समय कितना गया? 12 से लेकर 12 आज 25 25 हो गए, ठीक 13 है, 14 ईयर्स। जी, तो 14 ईयर्स में अगर आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं ओके, तो मिनिमम 4 टाइम्स आपके बनेंगे, ओके, और मैंने खुद बनाया है। अच्छा, तो अगर मैं अपार्टमेंट की जगह हाँ, एक अच्छे फंड में डिसिप्लिन वे में बनाया होता जी, तो ऐसी 2 अपार्टमेंट में कभी भी परचेज कर कभी सकता, भी कर सकते थे, चाहे किसी भी प्राइस पर हो। राइट, तो इन्वेस्टमेंट में आपको मल्टीपल चीजें की होती है, एक हाउस की अपनी महत्व है, होनी Right. चाहिए। होनी चाहिए, और खासकर इंडिया में है कि अपना घर है तो बहुत बड़ा चीज है, बिल्कुल, किसी भी तरह का फाउंडेशन नहीं है। राइट, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं मिलती, आप अगर घर में है तो बंध गए हैं। बिल्कुल हो बन सकता जाता है अगर रेंटेड हाउस में हो और उदित जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई दुबई में, तो क्या यहाँ छोड़ा दुबई छोड़ा, चला? फिर वहां चले गए, लेकिन काफी यहाँ दिन। छोड़कर जाने में थोड़ा मुसीबत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी सी मैनेज करना, प्रॉपर्टी को कैसे देखा जाए, कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि लीगली बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, वो भी देखना होता है। अच्छा, सामाजिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं समाज Okay. में, जो कि आप अगर कहीं और लोकेशन में है तो काफ़ी मुसीबत में आ जाएंगे। लीगल एस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, तो अगर एक अच्छे ढंग से चलते हैं तो बिल्कुल प्लानिंग वेल प्लान्ड और आपका डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से अचीव Right. किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब ये एक डिस्कशन इतना अच्छा था जो बताया था म्यूचुअल फंड, और जो प्रोपोर्शनल है आपके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं हम, एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एक चीज़ और आजकल आ रही है, कहते हैं कि क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर, तो वो एक रियल इन्वेस्टमेंट है या फिर एक बोल सकते हैं एक डिजिटल जुआ मान के चल रहे देखिए हैं वो उदित भाई, मेरी पर्सनल मार्केट में बहुत सारे लोग क्रिप्टो में भी काम करते हैं, लोग? ओके, और मेरे जानने वाले बहुत सारे फ्रेंड इसमें काम करते हैं। जी। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग है। ओके, मैं वो मानता हूं कि जो लीगल टेंडर इंडिया में है मैं उसी में काम करूंगा। ओके, तो जो क्रिप्टो करेंसी अभी इंडिया में लीगलाइज नहीं है जी, या गवर्नमेंट ने हाँ, उसको प्रमोट नहीं किया, नहीं तब तक मैं इससे बहुत ही दूर रहता हूं। बिल्कुल सही बात, तो जब हो जाएगी तो मैं इसके बारे में देखूंगा, राइट, लेकिन जब तक नहीं है हाँ। तब तक नहीं है। तो वहां अभी मैं आपको क्या लगता है सोचने में कि रियलिटी में ये कुछ है या नहीं फिर है, और फ्यूचर अच्छा। में मोस्ट प्रोबेबली बनेगी, बनेगी? और अल्टीमेटली इंडिया भी अडॉप्ट करेगा। ओके, अच्छा, ये करेगा। चीज़ है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये आपके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में जान करके। अब हम थोड़ा चलेंगे आपके सामाजिक मुद्दों की तरफ, जो आप समाज में बहुत अपना एक अलग पहचान रखते हैं। आपकी जर्नी गई थी आपके झारखंड से, आपने बिहार से शुरू करी, झारखंड तक आए, फिर उसके बाद में आप नोएडा आए। इस जर्नी में ऐसे कौन से मोमेंट थे जिन्होंने आपकी लाइफ बिल्कुल अचानक से बदल दी है? अचानक से नहीं, देखें उदित जी, ऐसा है कि मैं बचपन से किसी ऐसी इश्यूज हो उसमें शांत रहने वाला व्यक्तित्व नहीं है। अच्छा, चाहे जी, कंपनी हो या अपना का सामाजिक इश्यूज हो, जी, मैं शांत कहीं नहीं रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर
कॉर्पोरेट में भी 4 कंपनियों में काम किया हूं, तो ऐसा नहीं है कि बॉस के साथ काम किया हूं, मैंने हमेशा कंपनी के लिए काम किया है। अगर ओके। बॉस को बाईपास करके कंपनी के ओनर तक पहुंचना हो तो मैं चारों कंपनियों को ओनर तक पहुंचा हूं। अच्छा, मैं ओके। हो सकता है कि इनिशियल पीरियड में किसी कंपनी में ज्वाइन की और मेरी पोस्ट उस लेवल की नहीं थी कि मैं ओनर तक पहुंचूं, फिर भी मैंने वहां किया है। जी, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं सेल्स में हूं तो सेल्स में अगर कोई गलत हो रही है तो उसी को रिपोर्ट करूं। हाँ। मुझे दिखता था कि टेक या एचआर में भी कोई गलत हो रही है जी, तो उसे भी मैं रिपोर्ट करता था। ओके। और ये नहीं कि छुपा कर करता था, अपने बॉस को बता कर करता था, बिल्कुल। या तो आप कर लो नहीं तो मैं करने को तैयार हूं। तो ये एक शुरू से ही रहा है। तो जब समाज और सामाजिक मुद्दों पर काम करने की हो तो स्टार्ट होती है 2000, वही बताया जब मैंने अपार्टमेंट हाँ, ली। जी, तो अपार्टमेंट में हुआ कि एक तो एनजीटी का बैन लगा हुआ था, जी, और सेकंड थे कि हम जॉब वालों के जो पूरी लाइफ जितने भी 15 साल आपने जॉब की है, 10 साल जॉब की, उसके पैसे सेविंग आपने एक अपार्टमेंट में लगा रखी है, जी। ईएमआई अलग जा रही है। बिल्कुल। तो उस समय मैंने देखा कि लड़ना पड़ेगा, हाँ, और लड़ने के लिए ताकत से नहीं लड़ाई हो सकती। हम और आप बिल्कुल। लठ लेकर तो नहीं निकल सकते। राइट, तो सिंपल है कि कानूनी। कानूनी रूप से लड़ा जाए। बिल्कुल। तो उस पर मैंने काम करना शुरू की। दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन पर मैंने दो पर्सनली मैं उसमें आपका केस फाइल की, ओके, और एनजीटी में केस फाइल करके यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी, तो वो अच्छी विक्ट्री भी उसमें मिली, और पोल्यूशन पर काफ़ी कुछ काम हुआ। सेकेंडली बिल्डर के अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई, मीन्स नोएडा में आपने। कि जी, भाई ये जो मैंने पैसे इन्वेस्टेड हैं तो भूल मत जाओ कि आप ने राइट, ले लिया और खा जाओगे। नाक में दम कर रखे थे बिल्डर्स को, बिल्कुल सर। और अल्टीमेटली आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी 1800 अपार्टमेंट हैं हमारे सोसाइटीज में। जी, 1800 अपार्टमेंट में मैं दूसरा बंदा था जो पूरी इतनी बड़ी सोसाइटी में अकेला रहा है 3 महीने। अच्छा, जी, मेरे टावर में तो एक कोई भी नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था 9th फ्लोर पर। ओके, क्योंकि ये थे कि भाई पोजीशन जो डेट आपने कमिट की है उस डेट को दो, राइट, आप बना कर दो, बिना बना कर दो, मैं रह लूंगा। कमिटमेंट चाहिए, तो बिल्कुल, मुझे तो चाहिए, बिल्कुल, मैं उसी मानसिकता का हूं। जी, और वो मैंने फिर ली, उस पर फिर काम की, फिर देखा कि लीगल की जरूरत है तो खुद लीगल स्टडी की। अच्छा, जी, लॉ करने के बाद फिर अच्छे ढंग से उसको रखा जा सकता है। प्लस ऐसे ही बैकग्राउंड से आया हूं, आपने जिंदगी में स्ट्रगल शुरू से ही रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक सोच रहती है कि गरीब बच्चे जो रियल में पढ़ना चाहते हैं उनको हेल्प करें। तो कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स की सपोर्ट से अच्छा, आईएएस की फ्री कोचिंग शुरू की। अच्छा, तो नाइस, कुछ बच्चों को उसमें इनिशियल सफलता मिले, कुछ आगे आगे काम कर रहे हैं। प्लस जो कुछ गरीब बच्चे हैं जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो मेरा मानना है कि इनको एजुकेशन बिल्कुल होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन समाज के जो लोग हैं जी, उनको भी अपना प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट सबको और सभी लेवल तक नहीं ले जा नहीं ले जा सकती। सकती है, गवर्नमेंट चाहती है कि स्मार्ट सिटी बने, लेकिन कैसे बने? जब तक हम और आप स्मार्ट नहीं नहीं बन बनेंगे, सकती। स्मार्ट सिटी नहीं बन नहीं सकती। बन सकती सर, ये बहुत बड़ा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। तो और हम और आप स्मार्ट बनना नहीं चाहते, क्योंकि हाँ। हमें लगता है कि भाई हमें क्या फायदा। तो बिल्कुल, सब कुछ फायदे के लिए नहीं फायदे होते के लिए नहीं होता है, राइट, कुछ, क्योंकि आप इस धरती पर आए हो तो केवल फायदे के लिए नहीं आए हो। हम और आप अराउंड 10 साल तक तो कभी सोचते ही नहीं थे कि हाँ बिल्कुल, फायदा भी कोई चीज़ है। तो मेरी थिंकिंग डिफरेंट है। मैंने लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड कर रखे हैं। अच्छा, जी, इनिशियल 20 ईयर्स ओके, तो एजुकेशन में चली जाती है, हाँ, बिल्कुल, नेक्स्ट 20 ईयर्स अर्निंग में चली जाती है, Earning में। कॉर्पोरेट में काम करने में, राइट, और अगली 20 ईयर्स जब आप 60 के होते हो, 20 बिल्कुल, तो मैंने अपने लिए रखी है कि मैं जो चाहूँ अपने अनुसार काम करूँ। राइट, बिल्कुल, मुझे जो शौक हो, जो करना चाहो, कॉर्पोरेट जी, में काम करते हुए ये काम को किया जा सकता है, और बिल्कुल, ओपनली करता हूँ। ओके, मैं कंपनी के सीईओ को, एमडी को बताकर करता हूँ कि भाई मैं लीगल ये फाइट कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, और उसमें जी, कोई बुराई नहीं है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई रोकता है। बिल्कुल, कोई नहीं, बिल्कुल, ऑब्वियसली। इन सब चीज़ों में आपने बताया कि आप अपने लिए भी लास्ट के 20 साल जो भी है, 20, 25, 30 साल आगे के लिए बचाना चाहेंगे। मैं और हमारे व्यूअर्स पूछेंगे, ये तो सारा आपके कॉर्पोरेट आईटी वाला आपकी जर्नी रही। अपने लिए आप कैसे टाइम स्पेंड करते अब हैं? देखिए, अपने लिए तो आप एक कॉर्पोरेट में सेल्स में काम करते हुए हाँ। लीगल की स्टडी की, अच्छा, ये मैं अपने लिए किया। मैं ओके। कंपनी के लिए हो सकता है कहीं बेनिफिशियल हो जाए, या हाँ, कहीं बिल्कुल। सेल्स लीगल की आए, वहां मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करता हूं। हुँ, लेकिन वो मेरी अपनी स्टडी है। मैं फाइनेंशियल मार्केट में आया
ओके, फाइनेंसेस को सीखा, सर्टिफिकेशंस की, मल्टीपल कोर्सेज किए हैं, NISM के Learning. सर्टिफिकेशन की, अपने आप को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में एज ए सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन ली। तो ये सब मेरे अपने लिए है, राइट राइट। वो प्रोफेशन से हटकर है। हाँ हाँ। और आगे भी मैं जैसे समाज के लिए लड़ना, NGT में केस बिल्कुल। करना, या आगे का क्या प्लान है उस पर काम करना, तो ये मुझे लगता है कि हर एक कोई कर सकता है। जी। अपने टाइम को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो अभी मैं पूछूंगा, जैसे कि आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि हसल करो और ग्राइंड रहो, बहुत सारे कोट्स चले आ रहे हैं। आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी बिहार से, तो बिहार में जो मज़ा था बचपन में क्रिकेट ग्राउंड पे बैट लेकर के जाना, या वो चीज़ आपको यहाँ पे आके 90% लोग दिल्ली मेट्रो में जो सुबह का रश होता है 9 बजे का, तो क्या चीज़ आप चाहते हैं कि वापस उस दुनिया में जाना चाहेंगे, या फिर ये रश को आप दूर करना चाहेंगे? हर एक जगह के देखें तो समस्याएं और हसल डिफरेंट हैं, ओके, और उसी में आपको काम करते हुए उसी में आपको अपने लिए टाइम निकालना है, उसी में आपको मौज खोजनी है। ओके। बहुतों को प्रेमानंद जी का सानिध्य अच्छा लगता है, हाँ राइट, बिल्कुल उसमें सही मजे बात। खोजते हैं। जी। और ये नहीं कि जो परेशान है वो वहां जाते हैं, अनुष्का हाँ। शर्मा जी जाती हैं, शिल्पा शेट्टी सब जी जाते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते राइट। हैं, और वही लाइन लगाकर उनके बातों को सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। फॉलो कर रहे, तो राइट। सिमिलर आप कहीं भी हैं, बिहार के एक छोटे से गांव में हैं, या आप दिल्ली NCR के मेट्रोज में देख रहे हैं, तो सब अपनी भीड़ में लगे हुए हैं। हाँ जी। और सबका बताया कि प्रेशर है, प्रेशर के कारण, मेन कारण जो है वो आपका ओके। एक कारण है। कारण क्या है कि आज की युवा में दिखाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। शो ऑफ, राइट। अमीर होना और अमीर दिखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल जी। अमीर दिखने की प्रवृत्ति जहां आ गई तो आप अमीर बन ही नहीं सकते। नाइस। आज की डेट में क्या है कि आपको अगर 2 BHK की रिक्वायरमेंट है तो आप हाँ। कोशिश करते हो यार 3 BHK ले लूं। ठीक है, बिल्कुल। 3 BHK जब ले लिया तो फिर हो गई कि यार थोड़ा और बढ़िया अपार्टमेंट थोड़े अच्छे में आ जाता तो 4 BHK ले लूं। BHK ले लेते हैं, राइट। रहना तो आपको एक ही बेड पर है। वही है, वो कहते हैं ना, तेते पाव पसारिए जाति लांबी जाती सार। रखी रहे। बिल्कुल। तो आपको उतने ही पैर पसारनी चाहिए जहां कि आपको, और उसमें भी है, अगर आप किसी भी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते, हाँ। आपके अपने पैसे से उस चीज को खरीदना ही नहीं चाहिए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जी। आप 60 लाख की एक अपार्टमेंट परचेज किया, हाँ। तो क्या आप 2 अपार्टमेंट परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो नहीं। मत लीजिए। आईफोन में बच्चों में देखता हूं जो 9th, हाँ। 8th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, सबको लेटेस्ट आईफोन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? बिल्कुल। आईफोन बच्चों के लिए थोड़ी ना बनी है। राइट, नहीं। जो 1 लाख रुपए की वेल्थ जो आप लगा रहे हो फोटो खींचने के लिए, रील बनाने के लिए, बिल्कुल जी। या शो ऑफ करने के लिए, उससे आप अमीर थोड़ी ना बन जाओगे। नहीं बन सकते, वो एक स्टेटस सिंबल उन लोगों और ने बना रखा। हर एक 2 साल 3 साल में एक नया आईफोन लॉन्च हो नया आ जाएगी, जाएगा, फिर upgrade आपको हो हाथ जाता में लेटेस्ट चाहिए। राइट, ये चल रहा है शो ऑफ। आपने बहुत अच्छी बात तो बताई। 2 चीज को आप 2 नहीं खरीद सकते अपने पैसे से, उसको नहीं खरीदनी चाहिए। आईफोन अगर आप में आज इतनी अर्निंग है कि 2 आईफोन आप खरीद सकते हो तो बिल्कुल खरीदिए, जी। कोई रोक नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपके पास अर्निंग नहीं है, फिर भी आपको आईफोन चाहिए, क्यों चाहिए भाई? सब क्रेडिट पे इजीली मिल रहा है, मुझे जहां तक लगता है। देखिए वो तो बिजनेस है, राइट, वो बैंक चीज नहीं सोचते। क्रेडिट वो तो काम करेंगे ही। हाँ। लेकिन क्रेडिट को आप यूज कीजिए डेबिट की तरह। एग्जैक्टली। क्रेडिट को कभी भी क्रेडिट की तरह यूज नहीं करनी चाहिए कि उधार मिल रही है तो ले लो। ले लो, बिल्कुल सही बात। उधार देने के लिए बहुत सारे लोग जी। पड़े हैं। खुशी में सभी लोग पैसे देना चाहते हैं, जी। सभी लोग। बैंक के पास जाओगे, आपकी अच्छी अर्निंग है, आप चले जाओ, सारे बैंक आपके पीछे हैं हाँ। कि सर वैगन आर क्यों ले रहे हो, 20 आगे लाख की चले गाड़ी जाओ, ले लो, थोड़ा बिल्कुल, आपकी क्रेडिबिलिटी है। आपका एक प्री अप्रूव्ड ऑफर हाँ आपका बिल्कुल, इतना ऑफर है वो आपके लिए है, वो आप उस जाल में फंसना और चाहते ये हो। एग्जैक्टली मैंने देखा है। मुझे 5 लाख का लोन चाहिए था, मैं 5 लाख के लिए गया और बैंक ने बोला कि नहीं सर आपको 10 लाख का प्री अप्रूव्ड है। बिल्कुल। तब माइंड क्लिक करता है, जब मुझे 10 लाख मिल रहा है तो मैं 10 लाख की चीज ले सकता हूँ ना, इजीली मिल रही है मुझे वो चीज। घर बनानी है, आपने जमीन खरीद ली, 1 फ्लोर बनाकर रह सकते थे, आपको मन करेगा 4 फ्लोर बना लो ताकि लोग समझे कि बहुत अमीर है। हाँ। उससे आप अमीर नहीं बन सकते। जी। देखिए, सुख में सभी पैसे देना चाहते हैं, दुख में कोई नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही बात, बहुत गहरी बात है। दुख मतलब ये नहीं, जब आप परेशानी में रहोगे तो न बैंक देगा, न हाँ। रिलेटिव देंगे। नहीं देंगे। तो आपको अपने अनुसार अगर मैनेज नहीं हो तो रोड पर हैं फिर। बिल्कुल। आप कितना भी शो ऑफ कर लो, कितने भी अमीर दिखा लो। जी। जब लॉकडाउन लगी थी तो मेरी सोसाइटी में आज भी कुछ यूनिकॉर्न्स फाउंडर रहते हैं।
बिल्कुल, अच्छा। समझ गए। जी। और बड़े ब्रांड हैं जो पूरे इंडिया अच्छा, में हैं, ओके। और नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल, लेकिन वो फाउंडर हमारी सोसाइटी में रहते हैं। ओके। तो लॉकडाउन लगी तो ऑडी में घूमने वाले लोगों को मैंने देखा है फ्लैट बेचते हुए या अच्छा, पैसे मांगते हुए। अच्छा, बिल्कुल, टाइम, तो आप उस समय के लिए तैयार रहे ना, आप बिल्कुल, अपने आप को उस परिस्थिति को बनाए रखें। वो क्यों आती है? क्योंकि आप क्रेडिट को क्रेडिट की तरह यूज करते हो, डेबिट की तरह यूज नहीं डेबिट कर की तरह सकते। जी, आप डेबिट कार्ड जब आप एटीएम में डालते हो पैसे निकालने के लिए, तो एक बार आती है कि यार बैलेंस कितना है, कितना कम हो चेक, जाएगा। बिल्कुल, सही लेकिन बात, क्रेडिट कार्ड आप मॉल में जाते हो तो कभी नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ 45 दिन की आपको उधारी मिलती है। उधारी मिलती आपको लगता है कि यार अभी ले लो, 45 दिन में सैलरी आ जाएगी, लेकिन इन बिटवीन आपकी जॉब चली गई। है, बिल्कुल, ये ले चीज़, ऑफ तो रातों रात होते हैं रातों-रात यहाँ। होते हैं, बिल्कुल, तो उसकी प्लानिंग आपको है नहीं। आपको लग रहा है कि यार जॉब अच्छी चल ही रही है, मैं 20 राइट, साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ। लेकिन आप 20 साल से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी एवरी ईयर 5% 10% बढ़ते हुए लाखों में चली गई, हुँ, लेकिन कंपनी का ओनर है वो भी तो देख रहा है कि एक दिन वो डेटा एनालिस्ट, जो एनालिटिक्स की बात एनालिटिक्स, मैंने आपको की, एक हाँ, दिन डाटा मंगा लेगा कि भाई दिखा दो किस किस बंदे की कितनी सैलरी हो गई है, क्या वर्थ रखता है। बिल्कुल, अगले सही दिन बात, आप चले जाओगे बाहर। हाँ, सही बात तो है, जब बाहर जाओगे तो क्या करोगे? ना आपने स्किल डेवलप्ड की, ना आपने बिल्कुल, नॉलेज डेवलप्ड की, ना आपने डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट किया। राइट, तो वहां परेशानी आएगी। और जब परेशानी आती है ना, तो चारों तरफ, लोग बोलते हैं ना कि परेशानी चारों तरफ से आती है। बिल्कुल, चारों तरफ से नहीं आती, क्योंकि आप प्लान्ड नहीं प्लान हो। नहीं थे, वो खुद अगर ही क्रिएट कर आप लिए, प्लान्ड जी, में हो तो आपको जरूरत नहीं है। राइट। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे नहीं लगता आज तक अभी तक किसी भी फाइनेंस स्पेशलिस्ट ने किसी पॉडकास्ट पे इतने अच्छे से समझाया होगा आपकी वेल्थ क्रिएशन के बारे में, प्लानिंग के बारे में। आप परेशान भी रहते हैं, आप समझिए कि क्रेडिट और ये ट्रैप मार्केट में किस लेवल पे चल रहा है। आपको आज अच्छा लगता है, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ईज़ी हो गई है हर एक चीज़। मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ भी चाहिए आपको, आपके पास ब्रांड्स इतने ईज़िली पहुँच चुके हैं, आपके पास में ऑनलाइन जितना भी ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल, कि घर बैठे आप कुछ भी मंगा सकते हो। उसके लिए भी ऑप्शंस, आप सब कुछ एक टेक्नोलॉजी में बन गए हैं। तो इससे आप बाहर निकलिए, समझिए, और धनंजय जी ने जितनी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। या आपका कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे, हमारे इस नीचे डीएम करके। तो अब मैं आगे थोड़ा-सा लास्ट एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक रैपिड फायर राउंड करता हूँ मैं आपके हाँ साथ में। बिल्कुल, कोई इशू नहीं। तो ये अच्छा लगेगा कि कुछ हमारे पास में और आप लोगों को, कि छोटी-छोटी बातों में बहुत कुछ बड़ी-बड़ी बातें निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूँगा, सेल्स और स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा ड्रामा किधर है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ड्रामा कहीं नहीं है, दोनों एक्चुअल हैं। ओके, मैं स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल हूं तो केवल सेल्स के कारण हूं। अच्छा, ओके, डीएनए ऑफ सेल्स ऑलरेडी है, राइट। डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट रेडी है, वो मार्केट में आ अरे जाएगी। वाह! बिल्कुल, तो वो क्यों है? क्योंकि मैं जहां इन्वेस्ट करता हूं ऐसी कंपनियों में करता हूं, सेल्स बैकग्राउंड का हूं तो सेल्स की डेटा एनालाइज करता हूं। एनालाइज़, राइट, किस कंपनी की कंटिन्यूअस 3 इयर्स 4 इयर्स सेल्स कंटिन्यूअस ग्रोइंग में है। जी, अगर सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है और मैनेजमेंट अच्छी है, तो आंख बंद करके लगाओ। बिल्कुल सही बात है, एनालिसिस ज़रूरी है। एनालिसिस, तभी बोला था कि अगर आईटी मिनिस्टर बना दोगे तो यूथ को मैं दे दूंगा एनालिटिक्स एंड एआई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही है, और आप लोग भी समझिए, एनालिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको बिहार के लिट्टी-चोखा या फिर दिल्ली के मोमोज़, इन दोनों में सामने रख दिया जाए, तो आप क्या पसंद करेंगे लिट्टी चोखा हमेशा, इससे हेल्दी कोई फूड नहीं है। खाना? अच्छा, जी, लिट्टी चोखा में आप अगर देखें तो बिल्कुल प्योर, मोमोज तो खानी ही नहीं चाहिए। ओके, मैं बच्चों हाँ, को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। आजकल के बच्चे जिसको ये एक नशा की तरह हो गई है। हाँ, बिल्कुल, और ये जो चीज़ है। बच्चे रेगुलर खा लेते हैं उनको चाहिए कि मोमोज ही चाहिए। लिट्टी चोखा एक ऑथेंटिक और इंडियन फूड है। अगर देखें तो ये प्योरिटी से बनती है। जी, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में, बहुत, क्योंकि काफ़ी जो ज़्यादा, उसमें होती है उससे ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं मिल सकती। राइट। और वेजिटेबल्स के चोखा बनते हैं, तो बिल्कुल हमेशा मैं लिट्टी चोखा लिट्टी प्रेफर चोखा काफ़ी फेमस और काफ़ी पसंदीदा चीज़ है। और धीरे धीरे बढ़ेगी। बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे बढ़ेगी। हैं हमारे दिल्ली तक में बहुत लोग हाँ, चाव से खाते हैं इसको। चाव से खाते हैं। बिल्कुल। बिजनेस डील क्रैक करना टफ है, या फिर पत्नी को कन्विंस करना ज़्यादा टफ होता है? दोनों में निगोशिएशंस काम आते हैं, अच्छा, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं अरे बोथ पार्टीज बिल्कुल, को। जी, जी, तो ये निगोशिएशंस का पार्ट है। ओके। तो बिल्कुल दोनों टफ नहीं है, लेकिन हाँ पार्ट ऑफ लाइफ है।
ओके, तो पार्ट ऑफ वहाँ लाइफ पे है। दोनों में कंपेयर करें तो बिजनेस डील फिर भी हम कर सकते हैं। नहीं, वो बिजनेस डील आप दूसरों के लिए करते हो, घर में डील वैसी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बोथ अगर कंप्रोमाइज करके चले तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हाँ, और राइट, मुझे लगता है कि जो आउटसाइड रिलेशन सेल्स में बनती है उसे जब आप बाहर बना सकते हो तो घर में क्यों नहीं बना घर में क्यों सकते? नहीं बना घर में कलह कैसे भाई? राइट, बिल्कुल तो सही बात। आपको अगर अच्छे सेल्समैन बाहर के लिए हो तो उतने ही अच्छे हस्बैंड घर के लिए बनो। घर के लिए भी है। बहुत सही बात बताइए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना ईज़ी है या स्टॉक मार्केट में प्रॉफ़िट कमाना? मैं इसको थोड़ा अपोजिट लूँगा। जी, मेरा मानना है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो दिखाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। ओके, लोग आपके पास खुद आएंगे। जी, अगर ऑथेंटिकेट हो तो आपके पास खुद हाँ, चल कर आएंगे, राइट, पब्लिक चल कर आती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना और उसके स्क्रीनशॉट को मल्टीपल फोल्ड में दिखाना वो डिफरेंट गेम होती है। ठीक है, वहाँ है कि यूथ को अपनी तरफ लाओ और अट्रैक्ट वहाँ से करना। पैसे कमाओ। बिल्कुल, समझ तो मैं उसके खिलाफ हूँ, उसको मैं प्रमोट नहीं करता। ओके, और बहुत सारे मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। मैं आपकी नोएडा में बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो महीने में 30 से 40 लाख रुपए मार्केट से कमाते हैं, ऑप्शन से कमाते हैं, जहाँ लोग ऑप्शन से। डरते हैं ऑप्शन में। बिल्कुल, सही बात। ऑप्शन को दुधारी तलवार बोला जाता है, हाँ, लेकिन ये राइट, 30-40 हजार पर मंथ कमाते हैं। और मैं पर्सनली उनसे जुड़ा हुआ हूं तो ऐसे बता रहा हूं। ओके, लेकिन कोई कहीं शो ऑफ नहीं है, कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्योंकि वो अर्न कर ही रहे तो फिर सोशल मीडिया में क्यों दिखाना? बिल्कुल और सही लोग बात। जानते हैं, अच्छा, जैसे मैं जान रहा हूं वैसे हजारों लोग उनको जानते हैं राइट, राइट। और जान जाएंगे। हाँ, धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें, बट ये अच्छा है कि शो ऑफ नहीं करना है। जिस दिन वेल्थ क्रिएट हो गई, उस दिन सब भाई चीज़ें रतन सामने। टाटा को दिखाने की क्या जरूरत थी? राइट, टाटा टाटा हैं, जी, तो खुद बन जाओगे। अगर आप सही रास्ते पर रहोगे सभी लोग जानेंगे, जानेंगे ही जानेंगे। दिखाकर, समझाकर, बताकर कुछ दिनों तक अट्रैक्शन और अटेंशन पा सकते हो, लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकती नहीं है। रह सकते, बिल्कुल। बिहार की आपकी सबसे फ़ेवरेट मेमोरी क्या रही है? बहुत ही, बिहार तो छोड़े काफ़ी बचपन में ही हो गया था। तो मेमोरी में अगर देखें तो यही है कि गांव में रहा और बचपन में पत्थर से आम तोड़ना और उसको बच्चों के बीच में आपस में बांट कर खाना, ये अच्छा, ये शहरों में आज की डेट में नहीं नहीं मिलती है। मिलती है ये क्योंकि चीज़ें। हमारे गांव में आम के बागान हुआ करते थे अपने। अच्छा, तो दादाजी लोग के जो घर के सामने जो बागान हुआ करती थी, तो जब बहुत छोटे थे हम लोग जाते थे और जो आम दिखती थी उसको पत्थर मार कर तोड़ते थे, हाँ। फिर वहीं बैठकर खाते थे, जो कि वो अब बहुत पॉसिबल नहीं है। खूबसूरत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ करेक्ट है वो करेक्ट। तो सारी। अब जैसे बताया 20 ईयर्स अपने लिए रखूंगा तो हो सकता है फिर से उस बाग, अब तो रहे नहीं, जमीन है लेकिन वो हाँ, वहाँ बाग अभी नहीं है, तो बाग अच्छा, लगाई जाए। लगाई जी, ये बहुत और अच्छी चीज़ शायद है। छोड़ कर जाऊंगा कमिंग जनरेशन के लिए। 2 बेटियां हैं तो बेटियों के लिए वो बाग फिर से मैं लगाना बहुत चाहूंगा। खूबसूरत सी चीज़ है। इसको तो मैं रील्स में कट करके स्पेशली आप लोगों को लगाऊंगा कि एक इंसान जब दोबारा वापस जाने के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए क्या करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई भी पार्ट आपको मिलेगा जो धनंजय जी ने बोला है कि उनके लिए पेड़ पौधा लगाना और फिर से एक बाग खड़ा करना आने वाली जनरेशन पेड़ के लिए। पौधा मैंने यहाँ भी लगाए हैं। अगर आप मेरे एरिया में चले जाएं तो एक अच्छा, पूरी नीम की जो पार्क बनाई है, अच्छा, आप ओके। 1000+ वहाँ नीम के पेड़ हैं। अगर किस आप जगह पे नोएडा में? सेक्टर 74 में 74, अगर आप अच्छा, जाएं तो देखें कि वहाँ 1500 नीम के पेड़, अच्छा, उस जहाँ ओके, कंक्रीट के प्लांट चला करते थे हाँ, बिल्डर के अगेंस्ट लड़कर, वहाँ आज वो लगी हुई है हमारी सोसाइटी के बगल में ही। अच्छा, और ओके। ब्यूटीफुल, उतना अच्छा प्योरिटी आपको एयर में कहीं नहीं मिलेंगे जहाँ 1000 नीम के पेड़ हो। जहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है आगे के लिए। और हम लोग भी चाहेंगे कि इस चीज़ पे साथ दिया जाए सरकार का भी और अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। अगला मैं पूछूंगा, इलॉन मस्क है और एक है मुकेश अंबानी, दोनों में से किसके साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे? ऑब्वियस, इंडियन फर्स्ट। ओके, तो मुकेश जी जो काम कर रहे हैं और जिस लेवल पर इंडिया की ग्रोथ में अपनी भागीदारी दी है, जी, तो देखें जो एलन मस्क हैं आपके लिए हो सकता है, लेकिन वो हमेशा अपनी देश के लिए काम करेगा। हाँ, वो राइट, उसकी कभी नहीं होगी कि भाई मैं इंडिया के लिए काम करूं। लेकिन जी, मुकेश जी हैं, अंबानी परिवार है, इवन अडानी के बारे में आलोचना होती है, अडानी परिवार है। जी, भारत के लिए जितना उन्होंने किया है उसकी योगदान को कभी भुलाया नहीं योगदान जा बिल्कुल सकता भाई। सही बात है। तो मैं आगे, आप हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे शो के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो फाइनली मैं बोलूँगा कि आप एक बार दे सकते हैं। एडवाइस नहीं, यही बोलूँगा कि कॉरपोरेट में होते हुए और इस तरह का आपने वीकेंड में एक जो पॉडकास्ट रखी है और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आप, राइट, मैंने आपका चैनल देखा है,
बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट आप बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी ये इनिशिएटिव है आपकी। लोगों को आपको फॉलो करनी चाहिए, लोगों को आपसे जुड़ना चाहिए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स की बातों को आप सुन सकें। और सभी लर्नर हैं, जैसे हाँ। मैं हूं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सेल्स का आज भी 6 साल सेल्स की कंटिन्यूअस क्लासरूम ओके। लर्निंग की है। 18 साल 20 साल मैं मार्केट में काम किया है। उसके बावजूद भी बोलता हूं मैं सेल्स का स्टूडेंट हूं, मैं स्टॉक हाँ। मार्केट का स्टूडेंट हूं, ओके। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं। तो हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, तो सीखने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में, और मैं चाहूँगा थैंक कि लोग इस तरह से जुड़ें, और जितनी भी लर्निंग हो सके आप कमेंट में रिमार्क्स डालें, जो भी हो सके तो उस पर उदित जी उस पर काम करेंगे। किस बिल्कुल। तरह के एक्सपर्ट आपको चाहिए उस तरह के एक्सपर्ट आप बुलाएं, फिर अपने चैनल को ग्रो करें और आप ग्रो करें, यही भगवान से आशा है। थैंक यू सो मच धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। और आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन हो धनंजय जी के साथ में, तो आप कमेंट करके उसमें डाल दीजिएगा, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा, प्रोफाइल शेयर कर दी जाएगी। और फिर से मैं अगला एपिसोड आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेकर के आने वाला हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार प्लीज़, मुझे सब कि जिस जिसको अच्छा लग रहा है ना मेरे पॉडकास्ट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे हम बढ़ेंगे फिर से एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू धनंजय। थैंक यू उदित जी, थैंक यू।